Welcome back everyone. I am CMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. I am the India's youngest CA, CS and CMA at the age of 21. I am also the India's youngest company secretary. Dear students, आज हम CA फाउंडेशन एंड CMA फाउंडेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन आप लोगों ने ऑलरेडी 11th के अंदर कर लिया होगा, प्लस इसका वेटेज मिनिमम से मिनिमम भी 8 से 9 मार्क का मिनिमम वेटेज है. टिल नाउ हम लोगों ने काफी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए. बीआरएस हो चुका है, जर्नल एंट्रीज हो चुका है, लेजर हो चुका है, सब्सिडरी बुक हो चुका है. रेक्टिफिकेशन हुआ है तुम लोगों का? नहीं. तो उसके बाद डेप्रिसिएशन आज का टॉपिक है. वी विल गो विद द बेसिक. हम लोग एकदम बेसिक से जाएंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है. आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है. वी विल गो विद द बेसिक दैट मच. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन. अच्छा मुझे ये बताओ, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वैल्यू बढ़ती है, घटती नहीं? जमीन, सोना. शेयर्स का भरोसा नहीं है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है. बिल्डिंग, ठीक है. लग्जरी आइटम. लग्जरी आइटम बोले तो क्या होता है, जैसे कि, तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब होता है घसारो. अगर आप गुजराती में गए तो घसारो. आज ऐसी बहुत कम चीजें जिनकी वैल्यू बढ़ती है. जिनकी वैल्यू बढ़ती है उसको कहते हैं एप्रिसिएशन. कभी अकाउंट्स में आपने देखा, आपको कभी एप्रिसिएशन लगाया हो, पीएनएल में क्रिएट किया हो? कभी भी नहीं होता. ये सोच कर कि नहीं फ्यूचर में तो वैल्यू बढ़ जाएगा, ऐसा कभी तुम सोचते हो? नहीं सोचते. क्यों नहीं सोचते, क्या कारण है इसके पीछे? इसलिए नहीं, क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, अगर लॉस होने वाला है तो ध्यान रखो, फायदा होने वाला जब होगा तब देखा जाएगा. हमने प्रूडेंस कंसेप्ट के अंदर देखा था ऑलरेडी. तो प्रूडेंस कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म यही कहता है, अगर आपको दिख रहा है लॉस होने वाला है तो ध्यान रखो, फायदा होने वाला बोले अभी नहीं, जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा, अभी क्यों देखे. सही है. ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? प्रूडेंस. इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म. क्लियर है. उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है डेप्रिसिएशन, जिसको अपन कहते हैं घसारा गुजराती के अंदर. हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में घसारा बोलते. मेरे को पता करना है, मेरे को जो ये लोग देख रहे हैं उनको क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? किसाई. हाँ ठीक है. सो डेप्रिसिएशन उसे कहते हैं. आप फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अंकित कुमार ने कौन सी गाड़ी खरीदनी है तेरे को, बोल. हाँ, लैम्बोर्गिनी. सीधी. चलो अच्छी चीज है, अच्छी गाड़ी है लैम्बोर्गिनी, आप खरीद भी लोगे. कौन सी वाली लैम्बोर्गिनी? लैम्बोर्गिनी में कौन सी? कोई भी चलेगी. चलो कोई भी चलेगी. बोलता है चलेगा सर, कोई भी दे दो ना सर. चलो थोड़ा ये वाली उरुस या फिर ये उरुस, ये वाली स्पोर्ट्स भाई को पसंद है. ओके, सस्ती है, कोई ज्यादा महंगी तो है नहीं. ठीक है, सस्ती है. कितने की? ओनली 8.89 करोड़. ठीक है, 8.89 करोड़. एक बार ऑन रोड देखे, एक बार चेक करें ऑन रोड कितना आ रहा है. 10.49 करोड़ आ रहा है मुंबई के अंदर, मतलब करीबन 10.5 करोड़. भाई इसका रजिस्ट्रेशन ही 1,16,00,000 का और इसका इंश्योरेंस है 34,60,000 का करीबन. ये तो सिर्फ नॉर्मल है, इसके अलावा और खर्चे जुड़ते हैं. खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खरीदेंगे, क्या दिक्कत है. कितनी सुंदर गाड़ी लग रही है. ठीक है, किसको बैठाएगा साथ में? ठीक है. सो अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे अंकित भाई ने ये गाड़ी खरीदी, राउंड फिगर 10 करोड़ में. ठीक है, 10 CR में ये कार खरीदी. अच्छा मुझे ये बताओ, 2 साल बाद इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्या घटेगी? अरे क्या बात करो, 10 करोड़ की गाड़ी है. तुमने ही बोला अभी लग्जरी आइटम में बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है. ये भी तो लग्जरी है, तो भी नहीं बढ़ने वाला है. कंफर्म है, श्योर है. इसका वैल्यू क्या होगा? तू मान के चलता है जब खरीद रहा था तो इसका वैल्यू घटेगा? मान के चल रहा था कि वैल्यू तो घटेगा ही घटेगा, या मान के चल रहा था कि नहीं वैल्यू तो बढ़ जाएगा, 10 का 15 मिल जाएगा आने वाले समय में? ये मान के चल रहा था घटेगा.
मतलब ही वॉज रेडी कि वैल्यू डाउन होने वाला है। चलो यहां तक समझ में आया। दूसरी चीज, कितना मान के चल रहा है, एक साल में कितना घटेगा? 50 लाख, 1 करोड़। तो इनका कहना है कि भाई एक तरह से 10% के आसपास हर साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 1 करोड़, 10 करोड़ के ऊपर 10%, 1 करोड़ रुपए हर साल माइनस होगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम 2 साल बाद अगर आप गाड़ी बेच रहे हो तो तेरी बुक में उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 8 करोड़। 2 करोड़ माइनस हो जाएगा। क्या गाड़ी 8 करोड़ के ऊपर बिकेगा या 8 करोड़ के नीचे बिकेगा, ये बता दे। फिक्स नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? नीचे ही बिकेगा, ऊपर तो जाने के चांसेस नहीं है। ठीक है। सो यहां तक इसमें अलग अलग कलर्स अवेलेबल है, बहुत सुंदर सुंदर। हाँ मस्त गाड़ी, ठीक है। सो लेना चाहिए अगर पैसा हो तो। हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। ओके, सो ही वॉज रेडी कि ये भाव घटेगा। अब थोड़ा सा तुमको दूसरे तरीके से समझाते हैं। अपन एक नॉर्मल गाड़ी खरीदते हैं। नॉर्मल कौन सी खरीदे? क्रेटा खरीद लेते। चलो इसको क्रेटा बड़ी पसंद है, क्रेटा खरीदते बस। क्रेटा सस्ती गाड़ी, क्या है, 20 लाख रुपए की, ठीक है। क्रेटा गाड़ी ब्लैक कलर की तेज भाई खरीद रहे हैं और एकदम तेज तरीके से इसको चलाएंगे फुल स्पीड पे। क्रेटा के अंदर ये गए, शोरूम में गए, इन्होंने गाड़ी बुक करा दी, अपने नाम पे करवा दी, और फिर इनको लगा कि मुझे क्रेटा नहीं खरीदने की। सुनना ध्यान से एग्जाम्पल को। क्रेटा खरीदने शोरूम में गए, गाड़ी बुक करा दी, गाड़ी खरीद ली, अपने नाम पे करा दी, लेकिन शोरूम के बाहर अभी तक निकाली नहीं है। अब इनका मूड चेंज हो गया। बोले 20 लाख की गाड़ी मुझे क्रेटा क्यों खरीदूंगा? 20 लाख में तो अच्छी कंपनी की गाड़ी आ रही है। लेट से फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल है, सीरियस मत हो जाना थोड़ा। मान लो 20 लाख के, हाँ सीरियस क्यों हो जाऊं, इससे जोरदार 20 लाख में गाड़ी आ रही है। अभी एक बहुत जबरदस्त गाड़ी है ये। कितनी सुंदर गाड़ी है, ऐसे लगती है ना कुछ गाड़ी है। क्या है ये सब? अब ये कितने की है सस्ती गाड़ी? 20 लाख में। ये देखा महिंद्रा ने नई गाड़ी लॉन्च करी तो ये कि यार ये तो जोरदार गाड़ी है, ईवी है सबसे बड़ी बात, और दिखने में भी सुंदर है। सड़क पे आपने देखी है चलते हुए, इतनी सुंदर है भाई। ये देखो तो ऐसा लगता है कि 20 लाख में लैम्बोर्गिनी आ गया है, इतना सुंदर है। बहुत जबरदस्त गाड़ी बनाई महिंद्रा ने। सो महिंद्रा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी सुंदर गाड़ी बनाने के लिए, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग अ रिवॉल्यूशन इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आपको देख के बाकी कंपनी कम रेट में अच्छी गाड़ियां लाएगी, तो बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है, तो चलने में बहुत शानदार है। मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था इसका, ऐसे भागती, मतलब तुम केवल ऐसे दबाओ, स्पीड फुल स्पीड में भागती है। स्पोर्ट्स मोड में डालो तो रॉकेट बन जाती है गाड़ी। मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव लिया था। सो बहुत जबरदस्त गाड़ी है। और इसका नाम पता है क्या है? क्या नाम था? B60। एक्चुअली B60 नहीं है, बी सेक्सी है ये, बी सेक्सी। तो मॉडल जो बनाया था वो इस टाइप से बनाया, लेकिन उनको टेक्निकल नाम देना था, इसलिए B60 नाम दिया। रियल नाम इसका बी सेक्सी है। खैर गाड़ी अच्छी है, छोड़ो अपनी। तो क्रेटा वो लेने ही जा रहा था, लेकिन महिंद्रा ने तुरंत गाड़ी लॉन्च कर दी 20 लाख में, दूसरी गाड़ी। ये बोले अब तो मैं ये वाली गाड़ी लूंगा, ये लूंगा ही नहीं। ये बोले अब तो मैं ये वाली गाड़ी लूंगा, ये लूंगा ही नहीं। इसने डीलर को बोला भाई कैंसिल कर दो, क्रेटा नहीं खरीदने का, मेरे को दूसरी गाड़ी। शोरूम से गाड़ी अभी तक बाहर भी नहीं निकली है, बस नाम ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन पहली बात, शोरूम वाला वापस लेगा कैश कितने में लेगा? कम। अरे कम क्यों लेगा, लेकिन इससे तो गाड़ी बाहर भी नहीं निकली है, फिर भी कम में ही लेगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये मीत कुमार वही क्रेटा शोरूम में घुसा, Hyundai के शोरूम में घुसा, इसको भी क्रेटा ही खरीदने की तेज उधर मिल गया। तो तेज भाई ने बोला अरे मीत भाई तुमको क्रेटा खरीदने का है? बोला हाँ खरीदने का है। तो बोले ये मेरी गाड़ी है, बस नाम ट्रांसफर हुआ है, बाकी गाड़ी मैंने शोरूम के बाहर भी नहीं निकाली, मेरी गाड़ी खरीद लो। बोले कितने में? बोले 20 लाख में। इसने शोरूम वाले को पूछा, बोले कितने में? बोले 20 लाख में। शोरूम वाली नई गाड़ी भी 20 लाख में दे रहा है न्यू, और तेज भाई भी इसको कितना बोल रहे हैं? 20 लाख रुपए। मीत भाई क्या आप खरीदोगे इनकी गाड़ी?
क्यों नहीं यार, नई गाड़ी है, फर्स्ट ओनर हो गया, लेकिन गाड़ी शोरूम के बाहर नहीं निकली है। फिर भी मतलब तेरे को गाड़ी नहीं, वो चली भी नहीं, 0 किलोमीटर है। नहीं तो क्यों, तू कौन सी लेगा 20 लाख में भी? नहीं लूंगा। देख क्या ये होता है कारों के अंदर, इतनी फास्ट वैल्यू गिरती है। मतलब अभी तो बेचारी गाड़ी बाहर तक नहीं, उससे पहले वैल्यू गिर गई। कितने में लेने का मूड है तेरा? 18-19, मतलब तेरे को बैठे बैठे 2 लाख का फायदा चाहिए। गाड़ी नहीं चली तो भी क्यों चाहिए तेरे को 2 लाख का फायदा? क्योंकि गाड़ी, इसने क्या बोला, फर्स्ट ओनर तो चढ़ चुकी है, मेरे हाथ में आएगी सेकंड हैंड के नाम पर, सेकंड हैंड कहलाई जाएगी, सेकंड ओनर कहलाएगा। तो इन शॉर्ट वैल्यू तो घटना ही गारंटी है। तो पहला रीजन कि गाड़ी जनरली या जो भी हो सेकंड हैंड की वजह से वैल्यू घट जाता है। दूसरा रीजन, इसने लैम्बोर्गिनी खरीदी थी अंकित भाई ने, तुम्हें क्या लगता है 2 साल बाद भी स्क्रैच लेस कंडीशन में रहेगी पूरी लैम्बोर्गिनी? क्या लगता है तेरे को? थोड़ा बहुत स्क्रैच आ सकता है, माइनर वाइनर थोड़ा बहुत आ सकता है, मतलब वियर एंड टियर तो लगता ही लगता है। कोई भी चीज आप प्रोडक्ट ले लो उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर तो लगेगा। वियर एंड टियर मतलब रोजमर्रा की लाइफ में जो छोटा मोटा स्क्रैच लगता है वो सब, और प्लस उसके पार्ट्स घस जाते हैं थोड़े बहुत, तो वो वियर एंड टियर कहलाता है। ठीक है, लैम्बोर्गिनी का जो सिर्फ कांच है ना, कांच 80 लाख का आता है। सिर्फ कांच अगर बदलवाने हैं तो 80 लाख के कांच है। लेने वाले मतलब कैसे तो चला रहे, खैर वही ले रहा होगा जिसके 500 करोड़ की इनकम होगी, वही ले रहा होगा वैसे तो। सो इन शॉर्ट, पार्ट्स बदलवाने उनका भी मेंटेनेंस लग रहा होगा छोटा मोटा, वियर एंड टियर। दूसरा, अगला एग्जांपल जो आपको देते हैं क्यों हम लोगों को डिप्रेशन लगता है। अच्छा मेरे को, हाँ यही चलो, ये सही। 20 लाख में तुम टाटा कर्व लोगे या महिंद्रा की 20 लाख में ये बी सेक्सी लोगे? टाटा कर्व कितनी सुंदर आई थी, आपने देखी सब लोगों ने टाटा कर्व, बहुत सुंदर बनाई गाड़ी, लेकिन जैसे ही ये हुई उसका मार्केट खत्म हो गया। बोला वो कौन खरीदेगा, ये खरीदूंगा, क्योंकि प्राइस रेंज सेम है। अब आपको मॉडर्न डिजाइन मिल गया तो आप ट्रेडिशनल डिजाइन में क्यों जाओगे? ठीक है। दूसरा, आप लोग आज के किसके घर में, अभी मेरे को बताना, अभी किसके घर में डब्बा टीवी अभी भी है? डब्बा मतलब इतना बड़ा वाला टीवी, ढाबा जो आता था ना पहले जमाने में, डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, वो वाला डब्बा किसका है? किसी के घर पे है अभी भी? मान लो कि वो चालू कंडीशन में है, एकदम चालू कंडीशन में, न्यू कंडीशन में, या चलो मार्केट में न्यू बिक रहा है पूरा, विल यू बाय इट? ये कंपनी आज भी वो डब्बा टीवी बनाती है, क्या इसका माल बिकेगा? अरे बहुत अच्छा चलता है, 20-20 साल चल जाता है। ये एलईडी ये चलते नहीं 2-3 साल भी, वो चलता है 20 साल, बट स्टिल कंज्यूमर क्या खरीदेगा? क्यों खरीदेगा एलईडी? लेटेस्ट। दूसरा, फैशन चेंज हो गया सर, पुराना क्यों लो? मार्केट में जब नया चल रहा है तो मैं पुराना क्यों लूं? आजकल मोबाइल से अगर आप चेक करोगे, जितने भी मोबाइल से, ये फुल स्क्रीन टू स्क्रीन रेशियो पे आते हैं, पूरा फुल रेशियो। अभी वो मोबाइल गए जमाने जिसके अंदर ऐसा होता था कि भाई यहाँ से थोड़ा पार्ट, यहाँ से थोड़ा पार्ट दिखे अभी मोबाइल इतने दिनों में। विल यू बाय इट अगर ऐसा मोबाइल मिला? अब तो 5000 वाला मोबाइल भी फुल स्क्रीन टू स्क्रीन आ रहा है, बॉडी टू स्क्रीन रेशियो आ रहा है। तो इन शॉर्ट, आप टीवी भी डब्बा वाला नहीं खरीदोगे, आप मोबाइल भी पुराना वाला नहीं खरीदोगे, क्योंकि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी क्या होती जा रही है, अपग्रेड होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को डेप्रिसिएशन तो लगना ही लगना है, बिकॉज कंज्यूमर विल नॉट बाय इट। वेयर एंड टियर की वजह से लग जाता है, फैशन टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, उस वजह से हमको लग जाता है, क्या लग जाता है? डेप्रिसिएशन लग जाता है। तीसरा सबसे बड़ा एग्जांपल, समय के साथ साथ डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, चाहे तुमने उसको वापरा हो कि नहीं वापरा हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे अंकित भाई ने लैम्बोर्गिनी खरीदी, बोले सूरत की रोड लैम्बोर्गिनी के लायक नहीं है, चलाऊंगा ही नहीं मैं गाड़ी, गैराज के अंदर रखूंगा। तो इसने सिर्फ और सिर्फ मस्त ऐसा कांच का गैराज बनाया है, फुल चारों ओर से कांच का गैराज है। लोग आते, देखते, दर्शन करते, हाथ जोड़ते चले जाते हैं, ओम लैम्बोर्गिनी देवाय नमः। ठीक है, तो ऐसे देख के चले जाते हैं, ये चलाता तक नहीं है उसको। बट उसके बावजूद भी 2 साल बाद अगर मान ले तू उसको बेचे तो तेरे को 10 करोड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बट तूने चलाया ही नहीं है, तूने दर्शन के लिए रखा है, भगवान बना दिया उसको, तो भी वैल्यू तो गिरेगा। क्यों गिरेगा? कारण क्या था? उसके लेटेस्ट अपडेट आ चुका होगा सर। 2-3 साल आप भले वापरो या मत वापरो, उससे कोई लेना देना नहीं है, समय तो निकल गया ना।
तुम लोगों को ये बोलो कि हमने नया एसी खरीदा है, 5 साल हो गए, एक बार भी चलाया नहीं आज तक, लोग क्या उसको कंसिडर करेंगे? लोग मानेंगे? मेरी एक गाड़ी ये 3 साल हो चुके हैं, चली कुल मिला के 10,000 किलोमीटर। कितने 3 साल में 10,000 किलोमीटर चलाई मैंने, चली ही नहीं इतनी गाड़ी, दूसरी गाड़ी चल रही है। तो ऐसी पड़ी वो गाड़ी, महीने में एक बार बाई चांस निकलती है, काम ही नहीं आ रही थी। बट ये अगर मेरे से खरीदेगा तो ये क्या समझेगा, 5 साल 3 साल पुरानी है, मैं क्यों दूं पूरा रेट आज का? मैंने कहा भाई चली नहीं, न्यू की न्यू कंडीशन है, थैली तक पड़ी है वैसी की वैसी, मानेगा ये? क्योंकि समय के साथ साथ इसने क्या बोला, जस्ट अपग्रेड आ चुके होंगे, नया टेक्नोलॉजी आ चुका होगा, पहला। और दूसरा, आपने नहीं चला उससे मेरा कोई लुकआउट नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, 3 साल पुराना हो चुका है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, नॉर्मल वियर एंड टियर, फैशन चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज, न्यू अपग्रेडेशंस, इन वजह से एसेट का वैल्यू डाउन ही होता है, बढ़ता नहीं है। बहुत कम ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका वैल्यू बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे बिल्डिंग, लैंड, लैंड का वैल्यू कभी भी घटना नहीं है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या उसी रेट पे रहने वाला है, घटना तो नहीं है। बिल्डिंग का वैल्यू ऑन एन एवरेज बढ़ना ही बढ़ना है, घटेगा कभी नहीं। तो आप एप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अभी फायदा हुआ नहीं है, जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा, वो वाला कंसेप्ट चलता है इसके अंदर। इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यहां तक डेप्रिसिएशन का मेन मुद्दा समझ आया आपको, क्यों लगाते हैं। अब हम आगे चलेंगे, कौन कौन से मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के जो अपन को फॉलो करने चाहिए। तो बहुत, आज देखो डेप्रिसिएशन अपन टोटल 2 या 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो पूरा बेसिक। ऑलवेज रिमेंबर, मेरा जो हमेशा पहला लेक्चर होता है वो बेस होता है हमेशा। अगर यूजुअली कुछ चैप्टर 1 डे में निकल भी जाएंगे और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे 2 दिन 3 दिन में खत्म होंगे विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोग बेसिक्स मोटा मोटी सारा कर लेंगे, पूरा डेप्रिसिएशन का बेसिक पूरा कवर कर लेंगे। कल के और परसों वाले में अपन ऑलमोस्ट पूरा डेप्रिसिएशन खत्म कर देंगे। 7 से 8 मार्क का क्वेश्चन इसमें मिनिमम आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना जरूरी है, अन्यथा आप लोगों के बैठे बैठे फोकट के मार्क जाएंगे, बिकॉज यू डोंट डिजर्व कि इसके अंदर आप मार्क कटवाओ। बहुत आसान टॉपिक है। अब आता है, वैसे तो बेटा SLM WDV नाम तूने सुना होगा आज तक, स्ट्रेट लाइन मेथड इसे कहते हैं, सीधी लीटी पद्धति इसे कहते हैं, पता नहीं, रिटर्न ऑफ वैल्यू बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। WDV इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसके बाद अगला नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है। इसके नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या नाम है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हर साल सेम 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 डेप्रिसिएशन आएगा इसके अंदर। चलो अब, अच्छा मेरे को एक बात, तुम लोग तो अभी पढ़ के आए हो, SLM अच्छा है कि WDV अच्छा है? क्यों SLM अच्छा है? तुम स्टूडेंट के लिए SLM अच्छा है, कंप्यूट करने के लिए, बट रियल लाइफ के हिसाब से कौन सा अच्छा है? क्यों अच्छा है? उसमें कम लगता है, ऐसा क्या कारण उसका? सरकार कौन सा मेथड बोलती है आपको पता है? WDV बोलती है सरकार, SLM नहीं बोलती। सरकार भी WDV बोलती है। क्यों बोलती है WDV? उसके पीछे लॉजिक पता है? लॉजिक नहीं पता। पूछा नहीं 11th में टीचरों को कि सर लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों WDV अच्छा है? आप बोलते हो WDV अच्छा है, बट क्यों अच्छा है? टीचर ने नहीं बताया आपको, तो पूछना चाहिए था ना भाई कि सर बताओ क्या रीजन है। चलो समझा दे तुमको इसका पीछे रियल लॉजिक, तो आके आप लाइफ टाइम नहीं भूलो। SLM मान लो अंकित भाई 10 करोड़ की इन्होंने गाड़ी खरीदी, लेट्स अज्यूम कि 20% का डेप्रिसिएशन लगता है। कितने का? 20% हर साल। 5 साल में अपन अज्यूम करें गाड़ी खत्म हो जाएगी। 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगा पहले साल में, 8 करोड़ का वैल्यू हो गया। अगले साल 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगा, 6 करोड़ का वैल्यू हो गया। उसके अगले साल वापस 2 करोड़ का वैल्यू लगा, 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन, मतलब 3 साल में वैल्यू होके 4 करोड़ पे आ चुका है, ठीक है। इसमें अंत में वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कभी ऐसा होता है गाड़ी का वैल्यू 0 होगा? तुम्हारे पास तुम्हारे दादा की गाड़ी पड़ी है, उसका भी वैल्यू 0 हुआ क्या? 0 तो नहीं होगा। क्यों? कम से कम भंगार में तो कुछ देके जाएगा, 10-15 हजार तो देके ही जाएगा, लोहे का भाव तो देगा, ये तो फिक्स है।
मतलब एसेट कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है। वो कुछ ना कुछ 5 रुपए तो तुमको देखे ही जाएगा, गारंटी। ये ऐसी है, कितने भी साल पुराना हो, 1000-2000 रुपए देखे ही जाएगा तुमको मिनिमम, फिक्स है। तो एसेट कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन ये भाई साहब क्या बोलते हैं, जीरो हो जाता है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा माइनस है, ये हर साल सेम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करवाते हैं। अब आपको लॉजिकली समझाते हैं इसको। अंकित भाई ने गाड़ी खरीदी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था मीत और तेज का, इसने 2 लाख रुपए गाड़ी का एक झटके में कम कर दिया तुरंत। वहीं आप इसको 3 साल, मतलब 2-2 लाख हर साल कम होने चाहिए थे फिर तो, बट आप अगर आप 3 साल बाद बोलोगे तो इतने कम नहीं करवाएगा। समझाता हूँ कैसे। 10 करोड़ का सेम गाड़ी है, पहले साल के बाद बेचने निकलेगा, मान लो 2 से 3 करोड़ गाड़ी का वैल्यू टूट जाता है, पहले साल में 20 से 30% डेप्रिसिएशन लग जाता है सीधा, क्योंकि वो सेकेंड हैंड काउंट हो जाता है। सो मान लो कि भाई पहले साल में फॉर एग्जांपल के तौर पे 3 करोड़ का डेप्रिसिएशन ठोक दिया, ठीक है, तो 7 करोड़ का वैल्यू बचा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आप बेचने जाओ, वो 5 करोड़ में फिर भी बिक जाएगा। मतलब अगले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, थोड़ा कम लगा, पिछले से थोड़ा कम, मतलब 5 करोड़ लगा। उसके अगले साल बेचने जाओ, शायद 1.5 करोड़ में ही काम कम हो जाएगा, गाड़ी 3.5 करोड़ में फिर भी बिक जाए। मतलब हर साल रियलिटी में वैल्यू थोड़ा कम टूटता है। सेकेंड हैंड आप गाड़ी खरीदते हो, जो वाइज लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं, अगर उनको खरीदना भी है तो। कारण उसका सेकेंड हैंड कार, क्योंकि उसमें वैल्यू कम टूटता है। नई कार को तो आप जैसे ही बाहर निकले 15-20% वैल्यू टूट जाएगा तुरंत ही, 15-20% वैल्यू टूट जाएगा। सेकेंड हैंड कार आपने 5 साल पुरानी खरीदी, लेट से फॉर एग्जांपल आपने खरीदी 4 लाख में, 2 साल उस गाड़ी को अच्छे से चला लो, उसको मतलब एकदम बुरी तरह से रगड़ दो, उसके बावजूद में 3.5 लाख में बिक जाएगा वापस, 3.20 में वापस बिक जाएगा। मतलब 2 साल वापरने के बावजूद भी उसमें 80,000 वैल्यू टूटा, क्योंकि एक समय के बाद एसेट का वैल्यू टूटना खत्म हो जाता है। एक समय के बाद ये 5,000 पे जिस दिन पहुंच जाएगा उसका वैल्यू नहीं टूटेगा, क्योंकि 5,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है। तो ये कंसेप्ट एकदम लॉजिकल है कि इन द इनिशियल फर्स्ट 2-3 ईयर्स एसेट का वैल्यू जल्दी डाउन होता है। ये भाई तो क्या है, गधा घोड़ा सब एक भाव कर रहे हैं। बोले पहले साल में 2 करोड़ लगेगा, दूसरे साल में 2 करोड़, तीसरे साल में 2 करोड़, चौथे साल में 2 करोड़। ऐसा रियल लाइफ में कभी भी नहीं होता। रियल लाइफ में पहले 2-3 में थोड़ा फास्ट टूटता है, उसके बाद धीरे धीरे वैल्यू टूटता है। दूसरा, इसके अंदर एसेट का वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आता है। भले ही जीरो के आसपास आ जाएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। और एसेट चलता रहेगा। ये तो बोलता है 5 साल में खत्म, 5 साल बाद भी गाड़ी लेके घूम रहा है, बट इसमें एसेट रहेगी फिर भी बुक के अंदर। तो ये हो गया तरीका। यहां तक कोई डाउट है तुम लोगों को? ठीक है, अपन तरीके सारे समझ लेते हैं आज, पहले ही मेथड जितने भी हो समझ लेते हैं। अगले मेथड का नाम है वड़ा पाव मेथड। नाउ द नेक्स्ट मेथड नेम इज वड़ा पाव मेथड। क्या आप लोगों ने कभी ये मेथड समझा था? कभी भी किसी भी टीचर ने वड़ा पाव मेथड सिखाया आप लोगों को? क्या यार, 11 में पढ़ के आए, सीए फाउंडेशन पढ़ के आए हो, तो भी उसके बावजूद वड़ा पाव मेथड नहीं आता तुम लोगों को। ठीक है, अभी आज तुमको सिखाते हैं, और 4 मेथड 3 मेथड इससे कवर करूंगा, इस एक अकेले मेथड से। वड़ा पाव गणित कहते हैं इसको। यू शुड नो द वड़ा पाव गणित। कितने लोगों ने वड़ा पाव खाया है? ऑलमोस्ट सबने ही खाया होगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने नहीं खाया होगा। ठीक है, आओ समझते वड़ा पाव गणित को। पहले वड़ा पाव गणित समझेंगे और उससे अपन का टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉजिकल एकदम। अंकित भाई नहीं है इस बार, एक बार इनको ले लेते हैं। चलो, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट 3 लड़कियां है, ठीक है, ये तीनों लड़कियां फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वड़ा पाव खाने गए थे। अब लेट्स से टोटल वड़ा पाव का जो बिल है, ठीक है, टोटल वड़ा पाव बिल वाज 200 रुपीज। टोटल वड़ा पाव बिल नहीं, 220 220 का टोटल वड़ा पाव का बिल आया था फाइनल, इन तीनों का मिलाकर। 20 रुपए का उसने आप लोगों को इंस्टेंट डिस्काउंट दे दिया, बोले डिस्काउंट रखो मैडम। तो नेट तुम्हारे जेब से कितना गया? 200 का बिल तुम्हारे जेब से गया। अब कहानी को ध्यान से सुनना, एक वड़ा पाव इज 20 रुपया। कितने वड़ा पाव आएंगे 200 के अंदर? यही सवाल, कितने आए? 11 वड़ा पाव आए थे, क्योंकि 20 का डिस्काउंट मिला था, वो अलग है। तो आप याद रखोगे 220 डिवाइड बाई 20 करोगे
200 डिवाइड बाई 20 नहीं करोगे तो 11 वड़ा पाव आपके पास टोटल आए। અહીંયા સુધી कोई डाउट नहीं? चलो, लेकिन विभाजन किसका होगा? केवल उसका, 200 रुपए के हिसाब से। वी आर अज्यूमिंग राइट नाउ कि हम लोगों के पास 10 वड़ा पाव ही आए। हम अज्यूम ये कर रहे हैं क्योंकि अपन को बेनिफिट मिल गया 20-20 के हिसाब से। तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो इसलिए कर रहा हूँ सारी चीजें। अब फॉर एग्जाम्पल ए लड़की, बी लड़की और सी लड़की। ए लड़की ने खाए 5 वड़ा पाव, बी लड़की ने खाए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 3 वड़ा पाव, सी लड़की ने खाए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2 वड़ा पाव। ए ने कितने खाए? 5, बी ने कितने खाए? सी ने कितने खाए? अच्छा, लॉजिकली मुझे बताओ कि एक जना कितने रुपए चुकाएगा? एक जना कितने रुपए चुकाएगा? 200 डिवाइड बाई 3 होगा ना, 66.66 चुकाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसने 2 ही वड़ा पाव का है, इसने 2 वड़ा पाव का है, तो तुम 66 रुपए चुकाओगे या कितने रुपए चुकाओगे? 40 चुकाओगे। क्यों भाई 40 क्यों चुकाओगे तुम 40 क्यों चुकाओगे? इक्वल कर दो, 66 कर दो इक्वल। ऐसा नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? जितना खाएंगे उतना ही देंगे सर। अब मान लो 5 खा गए, आइए 5 खा के इसको देना कितना बनता है? 100 देने बनते हैं। बट बोलती नहीं नहीं इक्वल कर दो सब जने, अपन 66 दे देते। क्यों बोल रही है ऐसा? ये क्योंकि इसको फायदा है। ये देगी? क्यों नहीं देगी? इसका नुकसान है क्योंकि ये कितने खा के बैठी है? 2, तो इसको देना कितना चाहिए था? 40। लॉजिकल है, इसमें टेक्निकल दिमाग की कोई जरूरत तो है नहीं। जितना आपने खाया उसका अकॉर्डिंग उतना पैसा देने का। इसने 2 खाए 2 का पैसा देगी, इसने 3 खाए 3 का पैसा देगी, इसने 5 खाए 5 का पैसा देगी। कॉमन सेंस है ये तो। ये 100 रुपए देगी, ये 60 रुपए देगी और ये 40 रुपए देगी। इक्वल नहीं कर देने का। एसएलएम क्या कर रहा था? इक्वल। गधा घोड़ा सब एक बोले, गधा भी हमारे यहाँ पे इतने में और घोड़ा भी हमारे यहाँ पे इतने। तो एक कहावत थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा। ठीक है, बहुत मस्त कहावत थी वो। ऐसा चौपट राजा था वो, पूरा बंटाधार करके रखा हुआ था उसने। खैर वो कहानी किसी और दिन सुनेंगे। आज वड़ा पाव गणित आप समझ गए कि जिसने जितना खाया वो उतना पैसा देगा। अब इसको थोड़ा टेक्निकल बनाते हैं। लेट से आप लोगों के टोटल मिला के 2 लाख में एक मशीन आई। कितने में मशीन आई? 2 लाख रुपए की एक मशीन है। 20,000 उसमें क्या है? स्क्रैप वैल्यू। तो नेट आपको मशीन कितने की पड़ी? 1,80,000 की। यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? श्योर हो? ठीक है। ये जो मशीन है पूरी जिंदगी में 60,000 वड़ा पाव बना के दे देती है। ये मशीन पूरी जिंदगी में कितने वड़ा पाव बना के देती है? 60,000। मतलब एक वड़ा पाव कितने का पड़ता है? 30 नहीं, 3 रुपए का एक वड़ा पाव पड़ता है आपको। वापिस रिपीट एक और बार। 2 लाख की मशीन खरीदी, 20,000 का स्क्रैप वैल्यू था। स्क्रैप मतलब भंगार। 1,80,000 की नेट कॉस्ट पड़ी। ये मशीन आपको 60,000 पूरी जिंदगी में इसकी औकात है बनाने की। ठीक है, तो एक वड़ा पाव कितने का? 3 रुपए का। अभी लेट से ईयर 1 to 2 में, फर्स्ट 2 ईयर में इसने 10,000 वड़ा पाव बनाए, तो कितने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए टेक्निकली? जितना बनाया उतना लगेगा और क्या। मान लो 3 to 5 ईयर्स ने इसके अंदर 20,000 वड़ा पाव बना दिया, तो कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था? 60,000। लेट से फॉर एग्जांपल के तौर पे 5 to 10 ईयर्स के अंदर इसने मान लो बाकी कितने बचे? 30,000। 25,000 वड़ा पाव बना, तो 75 का डेप्रिसिएशन लगेगा। सिंपल गणित है। जिसने जितने वड़ा पाव खाए उस हिसाब से गणित निकालो। इसने 10,000 खाए, 3 रुपए का एक, तो 30,000 चुकाएगी। इसने 20,000 खाए, 3 रुपए के हिसाब से 60,000 चुकाएगी। इक्वल क्यों करेंगे हम? 1,80,000 डिवाइड बाई 10 साल बोले इक्वल 18 क्यों करें? जिसने जितना खाया उतना उसको डेप्रिसिएशन चुकाने का। सिंपल। तो इसे कहते हैं, पहला नंबर जो मेथड है इसे कहते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड।
कौन सा मेथड है ये? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट में क्या होता है, आपको एक टोटल अमाउंट ऑफ द मशीन जितने की वो दे दी जाएगी, उसमें से स्क्रैप वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, तो आपको नेट कॉस्ट कितने की पड़ी 1,80,000 निकाल के रखना है। इस वैल्यू को कहा जाता है डेप्रिसिएबल वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल आपका नुकसान है, तो इसको कहा जाएगा डेप्रिसिएबल वैल्यू 1,80,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला भाई बोलते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू तो हो गई, कहानी खत्म। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करना है उसकी ओवरऑल यूनिट के साथ, पूरी जिंदगी में जितने वो यूनिट बनाएगा उसके साथ। ठीक है, मतलब टोटल यूनिट्स। इन्होंने टोटल वड़ा पाव कितने खाए थे? 10। अपन ने वही किया, यहाँ पे अमाउंट में चेंज कर दिया बस। अब जिसने जितने खाए उतना वो पैसा चुकाएगा। इसने 10,000 खाए थे, खत्म, नो दिमाग टू बी यूज्ड। यही सेम मेथड का नाम हो जाता है आगे जाके डेप्लीशन मेथड। डेप्लीशन का मतलब क्या होता है समझाते हैं तुमको। ये बहुत बड़ी एक खदान है, माइंस है। इस माइंस को ओवरऑल खरीदने में 1 करोड़ रुपए लगे। इस माइन को खरीदने में कितने रुपए लगे? 1 करोड़। इसमें से 2 लाख टन आयरन और निकलेगा, मतलब लोहा निकलेगा, एक तरह से कच्चा लोहा। 2 लाख टन, तो 1 टन का कितना वैल्यू पड़ा? 1 करोड़ डिवाइड बाई 2 लाख, कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपीज पर टन आपका है। अभी वही हो गया ना, 50 रुपए पर वड़ा पाव है, जिसने जितने खाया उतना निकाल दो। तो पहले साल में लेट से 1000 टन ही माल निकल पाया, तो 1000 इंटू 50, 50,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल। दूसरे साल 10,000 टन माल निकल गया, 10,000 इंटू 50, उतना कर देंगे। कॉमन सेंस है, हैवी दिमाग की जरूरत नहीं है। इसी मेथड का आगे जाके नाम चेंज कर दिया जाता है और नाम कर दिया मशीन आवर रेट मेथड। बोले ये मशीन इतने घंटे काम करती है, उधर यूनिट थे, इधर घंटे, टोटल घंटों से डिवाइड करो, पर आवर का रेट निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब नाम चेंज करते हैं और परोस परोस के लेके आते हैं। बच्चे तो गधे, ऐसा इंस्टीट्यूट को लगता है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, वो टीचर उससे भी खतरनाक होते लेवल के, वो नए मेथड लिखवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, राइट न्यू मेथड, SLM इज इक्वल टू दिस। उसके बाद यहाँ पे एक मेथड लिखवाएंगे, प्रोडक्शन आवर रेट मेथड। ठीक है, ऐसे दिखाता हूँ। हाँ, आया देखो, मशीन आवर मेथड, यानी टीचर्स विल गिव यू दिस। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे खतरनाक लेवल के टीचर होते हैं। देखो, ये डेप्रिसिएशन है, इधर फॉर्मूला वाइज पूरा एक दिया हुआ है। हाँ, तुमको आज तक लगा था डेप्रिसिएशन में सर 2 ही होते हैं, ये देखो इतने मेथड होते हैं। अब ये मेथड सब एक जैसे ही है, सब एक जैसे ही, बट टीचर लोग बोलते हैं बच्चों ये मेथड का फॉर्मूला लिखो, बच्चों ये मेथड का फॉर्मूला, और बच्चे लिखते जाते हैं। गणित क्या कहता है? सिंपल, कि जिसने जितना वड़ा पाव खाया उतना आंसर देने का। इफ यू इस भाई ने खाया ही नहीं, क्यों रुपए देगा ये? इसका उपवास है, आज नहीं खाना मेरे को। ये चारों खा के आ गए, 200 रुपए का बिल आ गया। बोलते ला भाई इक्वल है, 4 जने लाओ भाई, बच्चे 50 रुपए तू ला। मैं क्यों दूं? मैंने खाया ही नहीं। सही है कि नहीं है? तेरे को देना चाहिए 50 रुपए। नहीं, SLM तुम वापरो या नहीं वापरो तो इक्वल कर देता है, तो ये गलत है। इन मेथड का नाम अलग अलग है, ये सब एक जैसे भाई। अब आपको ये सारे मेथड में से कौन से करने हैं? 1 और 2, ये जो भी बताए ये एग्जाम में आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। CMA में बाई चांस आ जाए, क्योंकि हिंदी है और वो लोग वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछने की आदत है, तो इजी पूछ लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन पर एनम, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस अदर क्या। अच्छा, ये एक अच्छी चीज है, आपको मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का चैप्टर ऑलरेडी कवर करवा दिया। ठीक है, अब उसका जवाब आज, ये तो नया है, इससे पूछते चलो। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अंकित भाई नया बिजनेस चालू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लड्डू बनाने का। क्या बनाने का? लड्डू। अभी ये आगे गणेश चतुर्थी सब आने वाला ही है, तो लड्डू बनाने का बोले कारोबार अच्छा चलेगा, अपन लड्डू बनाने की चाइना से मशीन खरीदते हैं।
तो चाइना से मशीन खरीदी और ऑर्डर दिया, बोले 10 लाख। अरे क्या 10 लाख में मशीन आ रही है, चिंदी। इसने 10 लाख रुपए से सोचा कि 10 लाख की तो है, अब 10 लाख की तो है ऐसा इसने सोचा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर हथौड़े पड़ने वाले हैं। कैसे पड़ा? सबसे पहला हथौड़ा चाइना वाला बोलता है भैया यहाँ का टैक्स भरना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। बोले 2 लाख रुपए, 2 लाख हाथ भर दो कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख रुपए। फिर वहां से वो कहाँ पे रखेगा उसको? शिप में भरेगा, इतना बड़ा शिप, इस शिप के अंदर भरा, शिप में भरने के लिए कॉस्ट लगेगी इसकी, तब जाके इसके यहाँ आएगा लड्डू का मशीन। लाख रुपए शिपिंग का लग गया। तेरे को समुद्र से आता है ऐसे ऐसे तो डर लगता है, माल का डर लगेगा तेरे को? क्यों लगेगा? कल को डूब गया तो मेरा 10 लाख भी पानी में जाएगा, तो तू क्या करेगा उसके लिए? इंश्योरेंस कराएगा। इंश्योरेंस वाला बोलता है भैया 50,000 लगेगा। इसने बोला ठीक है ना 50,000 दे देते। चलो मशीन आ गई यहाँ तक। उसके बाद पोर्ट अथॉरिटीज मुंबई पहुंचा, वो पोर्ट अथॉरिटीज के पास गया, उतारने देंगे भारत सरकार उसको, कस्टम अथॉरिटीज उतारने देगी मशीन को। क्या बोलेगी? टैक्स भरो, कस्टम ड्यूटी भरो इंडिया की। कितने? बोले 2.5 लाख रुपए लगेंगे इसके। अच्छी खासी कस्टम ड्यूटी होती है, बहुत जबरदस्त। 2.5 लाख रुपए भरवा दिए इससे। अभी 2.5 लाख रुपए भरवा दिए, सिर्फ कस्टम अथॉरिटी ने उतारा है पोर्ट पे। अब वहां से लेके वेयर हाउस में जाएगा, कस्टम वेयर हाउसेज में, उसके फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए लग गए, टेम्पो भाड़ा और सब, ट्रक कॉस्ट। ठीक है, वहां से वो फिर वेयर हाउस में रखने के चार्ज और भरेगा, क्योंकि वेयर हाउस तुरंत माल नहीं निकलता है। वेयर हाउस में रखने का चार्ज 20,000 रुपए लगा। अभी वेयर हाउस में पड़ी है, अभी मुंबई में पड़ी है, तेरे काम आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वहां से लेके मुंबई से लेके सूरत तक मंगवा रहा है, तो ट्रक वाला 50,000 रुपए इससे भाड़ा मांगता है, दे दिए इसने 50,000 भाड़े। अभी फॉर एग्जाम्पल 50,000 में, अभी तो मैंने बहुत सारे खर्चे जोड़े नहीं है, उधर जब अंदर घुसती ना ट्रक तो और पैसा लगता है अलग से, देश शहर की सीमा के अंदर घुसती है तब वापस पैसा लेते हैं वो तो मैंने जोड़ा भी नहीं है। प्लस अभी नीचे पड़ी है, अब इसका है मशीन दूसरे फ्लोर पे, मतलब जो जगह है वो दूसरे फ्लोर पे, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेन वाले को बुलाना पड़ेगा। क्रेन वाला बोलता है भैया 25,000 रुपये लूंगा। यहाँ तक तो बेचारा रो ही रहा था, अभी सोचा था 10 लाख का मशीन है, तभी आते आते तक यहाँ तक लोचे हो गए इसको। तो अब बोले अब यहाँ तक आएगी तब करना ही पड़ेगा, खर्चा तो कोई उपाय है नहीं। 25,000 उसको दिए, तू उठाएगा उसको मशीन को? कौन उठाएगा? मजदूर, लेबर उठाएंगे, लेबर 10,000 रुपये लेके चले गए। खरीदेगा आज के बाद मशीन? 10,000 रुपये लेबर को चुका दिए, मशीन को असेंबल करने के चार्ज, बहुत सारे खर्चे जुड़ते हैं। इन शॉर्ट इतना डिटेल मैंने एग्जांपल दिया है, आप समझो। मशीन अंदर आएगा, फिर असेंबल होगा, असेंबल होके हो सकता है अगर मशीन नहीं चला तो चाइना वाले आदमी को बुलाना पड़ेगा। मैंने बुलवाया था पिछली बार, ठीक है, चाइना वाले को फोन किया, वो चाइना वाला मस्त चाइनीज खा के इधर आके मशीन फॉर एग्जांपल के तौर पे सही करेगा, टेस्ट रन होगा उसके बाद उसका, तब जाके शायद मशीन चलेगा और फिर वो लड्डू बनाना शुरू करेगा। तू सोच रहा था कि वो 10 लाख की एक्चुअली मशीन तेरे यहाँ पे इंस्टॉल होते होते वो कितने की बढ़ गई? 17-35, राउंड फिगर 20 लाख कर देते, अदर खर्चे जोड़ के राउंड फिगर 20 लाख। तो तू एसेट को रिकॉर्ड कितने पे करेगा? 20 लाख पे, 10 लाख पे नहीं। मैंने एसी का एग्जांपल दिया था पिछली बार। एसी तुम खरीदते हो 40,000 का होता है, उसमें अदर कॉस्ट जुड़ते जुड़ते 15-20,000 ऐसे जुड़ जाते हैं, पता भी नहीं लगता आप लोगों को, ठीक है, अननेसेसरी खर्चे लग जाते हैं। ये सारे खर्चे जब तक एसेट इंस्टॉल न हो जाए तब तक के सारे खर्चे उसमें जोड़ दिए जाएंगे। दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड एग्जांपल जो मैं दे सकता था। इसके बाद आप पूरी जिंदगी में कभी भी अब डेप्रिसिएशन का भूलोगे नहीं कि हमने चाइना से मशीन मंगाई थी, उसके बाद हमने इतने इतने खर्चे किए थे, ये आप कभी नहीं भूलोगे पूरी लाइफ में। सीए बन जाऊंगा इसके बावजूद भी ये लेक्चर याद आएगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन एवर यू वॉच अ लेक्चर, जब भी आप लोग देखते हो, जब भी आप अटेंड करते हो, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ रहो, आपको मेरे कपड़े तक याद आएंगे एग्जाम के अंदर, इतनी मेरी गारंटी। भगवान ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी खिड़की दी है, स्क्रीन है और 4K स्क्रीन है, सबसे बड़ी बात।
अपन की आंख कितने मेगापिक्सल की आपको पता है? 576 मेगापिक्सल की आंख है। 576 मेगापिक्सल की आंख है आप लोगों की आंख। भगवान ने क्या बनाया है? और तुम लोग ये 10 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल में खुश हो जाते हो। ये आंख 4K कंटेंट छोड़ो, उसका भी बाप कंटेंट ये रिकॉर्ड कर रही है। ये रिकॉर्ड कर रही है, एवरीडे रिकॉर्ड करे जा रही है। और यहाँ पे दिमाग में क्या कर रही है? स्टोर कर रही है। 5 साल पहले की मेमोरी भी आपको याद आ जाती है। पूरा स्टोर्ड है, पूरा कंप्यूटर की तरह काम करता है। आपने फाइल को खोला और स्पीड देखो तुरंत। तुमको अभी अमेरिका जाना 1 सेकंड में जाके आ जाओ, इतना फास्ट सर्वर है इसका। हैंग का इश्यू ही नहीं। किसी का हैंग होता है मतलब सर्वर अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ जनरली एज ए स्टूडेंट आप लोगों का प्रोसेसर थोड़ा स्लो है। अभी आपका प्रोसेसर, कुछ बच्चों का प्रोसेसर थोड़ा फास्ट है, कुछ बच्चों का स्लो है। ये आप लोगों का प्रोसेसर कितने पे है? मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ कि हमेशा अपने प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ लोग फास्ट कैप्चर कर लेते हैं चीजों को, कुछ थोड़ा धीरे स्लो कैप्चर करते। कारण प्रोसेसर का है, प्रोसेसर स्पीड धीरे। तुम्हारा आज भी सेलेरॉन पे चल रहा है। सेलेरॉन प्रोसेसर आ रहा था 1998 में, उसके बाद i3, i5, i7, जैसे जैसे प्रोसेसर बढ़ता है उसकी स्पीड बढ़ती है और उसके साथ उसका सबसे बड़ा दाम बढ़ता है। तुम सेलेरॉन पे 20,000 में बिकोगे, तुम i3 पे होंगे 40,000 के आसपास बिकोगे, तुम i5 पे होंगे 90,000 के आसपास बिकोगे, तुम i7 पे होंगे 2 लाख 2.5 लाख के आसपास बिकोगे, तुम i9 पे होंगे 5 से 7 लाख पे बिकोगे, तुम i11 पे होंगे 11 लाख पे बिकोगे। ऐसा है, प्रोसेसर जितना अपडेटेड उतना अच्छा। मेरा प्रोसेसर भगवान की दया से तो ठीक है, तुम्हारा भी प्रोसेस का स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, तभी काम होगा। बिकॉज योर माइंड हैज एक्सट्रीम कैपेबिलिटीज। एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना डेटा है ना इंटरनेट पे, उतनी इसकी स्टोरेज की क्षमता है, क्षमता उतना स्टोर करता है। एवरीडे 4K कंटेंट, 4K छोड़ो 40 के कंटेंट को रिकॉर्ड कर रहा है, रोज याद रखता है। आप घर पे जाओ, आज जाके इसको ब्रशअप करना जरूरी है। घर पे जाने का, रात को जब सो रहे हो तो पूरे दिन का लेक्चर वापस यहाँ पे देखने का, इसे कहते हैं रिविजन। रिविजन, विजन को वापस दोबारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, परमानेंट फाइल स्टोर। एग्जाम के दिन जिसने कंसंट्रेशन के साथ सुना है, पूरा मैं लिख के दे रहा हूँ लेक्चर पूरा का पूरा, वहां पे दिखता है इस खिड़की के अंदर। ऐसे आप लोग जो कंसंट्रेशन से पढ़ता है उसको बुक के अंदर वो पेज भी दिखता है। जिनका पावरफुल इमेजिनेशन है वो दिखता है, सबको ही दिखता है। ये तक दिख जाता है, ये इस पेज के ऊपर था, ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे ये फिगर आया था। इतना तक पावरफुल होता है। कंसंट्रेशन की जरूरत है। अगर कंसंट्रेशन नहीं, आपका माइंड कहीं और है, कुछ नहीं होगा। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरा कंसंट्रेशन एक ही जगह, ओनली वन। आप ऑनलाइन लाइव देख रहे हो, कई कंसंट्रेशन, सिर्फ कान में ईयरफोन डालो, सीधा एक ही मेरे को ही सुनने का, खत्म। तो जब आप ये कंसंट्रेशन देखोगे, लिख के दे रहा हूँ, कहीं पे आपका कुछ भी लोचा नहीं होगा। एग्जाम के दिन ये पूरा लेक्चर आएगा। मुझे ये तक याद रहता 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी, कि मैंने लेक्चर कहाँ पे पढ़ाया था, किस क्लासरूम में पढ़ाया था, कौन सी जगह पे। मैं एग्जाम्पल अगर इधर लिखूंगा, मेरे को ये तक याद रहेगा कि एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा था। कौन सा एग्जाम्पल दिया था वो भी याद रहेगा पूरा का पूरा। कॉन्सेंट्रेशन। बट मैं क्या भूलता हूँ वो बताता हूँ, चाबी रख के भूल जाता हूँ। वही इंसान जिसको पढ़ाई पूरी याद रहती है, और वो इंसान पैसे रख के भूल जाता हूँ, चाबी रख के। ये क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन से नहीं रखा। आपने चाबी रख दी कहीं पर, वो याद ही नहीं, कहा है, स्टोर करा ही नहीं माइंड ने उसको। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसे कहते हैं अदर कैपिटल कॉस्ट। आपने सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट का कॉस्ट 10 लाख रुपए जोड़ा, प्लस ऑल अदर कैपिटल कॉस्ट वो भी जोड़ने का, माइनस करने का जो स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू तुम भगवान हो, 10 साल बाद कितने बिकेगा तुमको पता है? तुम भगवान हो कि 10 साल बाद सर ये तो लिख लो 1,80,290 रुपए बिकेगा, तुमको पता है? तुम भगवान थोड़ी हो। तो तुम क्या करोगे? एस्टिमेट कर लोगे, भाई एवरेज लिख दे, काम कर, लाख रुपए के आसपास तो बिक ही जाएगा, एस्टिमेटेड है। डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, जितने साल उसकी उम्र। कार 10 साल चलने की तुमको उम्मीद है, तो 10 साल से डिवाइड करो, एसएलएम आ जाएगा पर एनम। सिंपल। 4,25,000 है, 25,000 जोड़ा, 4,50 की एसेट हुई, 30,000 उसकी वैल्यू, 4,20 डिवाइड बाई 10, 42,000 हर साल का डेप्रिसिएशन, 42,000। WDV हर साल थोड़ा 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 कम होता जाएगा, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और आता है इसके अंदर जिसमें कई बच्चों को डाउट रहता है, उस कंसेप्ट का नाम है
एक होता है रेगुलर कंसेप्ट और एक होता है रेगुलर मेथड और एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें कई बार डाउट आता है। एनीवन नो ये प्रोविजन डेप्रिसिएशन क्यों बनाते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? एक्यूरेट डेप्रिसिएशन क्यों बनाते हैं, क्या कारण है? कोई भी इंसान मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? अगेन द सेम थिंग, यू हैव नेवर आस्क्ड योर ट्यूटर इन द 11 पूछा? हाँ बताओ। क्यों? आप प्रोसीजर बता रहे हो, आप प्रोसीजर बता रहे हो कि सर ये लड्डू बना रहे आज, ऐसे ऐसे बनता है इसमें जा, बट क्यों बना रहे? उसके पीछे इवेंट क्या था आज का? बोले सर आज गणेश जी की स्थापना थी इसलिए कर रहे। तो वो मैं क्यों पूछना चाहता हूँ, क्यों करते वो रीजन पता है? यू आर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर कि सर सर्जरी ऐसे ऐसे करते हैं, सर्जरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हार्ट फेल हो गया इसलिए कर रहे हैं। तो वो मेन लॉजिक है, क्या रीजन है वो बताओ। यू कुड हैव आस्क्ड योर टीचर, हमेशा ध्यान रखो कि टीचर को पूछने का क्या रीजन है इसके पीछे। मेन अकाउंट्स है, बाकी में नहीं पूछा चलेगा। अकाउंट्स में सबसे पहले एक एक चीज पूछने का क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो आपके मेथड स्ट्रांग होंगे। कोई भी क्लास नहीं सिखाते, कोई भी टीचर नहीं सिखाता आप लोगों को कि मेथड है, वो तो बता देगा मेथड है कर लो, और तुम शुरू हो जाते हो। लॉजिक समझाते तुमको इसके पीछे रियल लॉजिक क्या था। ये रेगुलर मेथड होता है। रेगुलर में क्या होता है? एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू असेट, ये एंट्री होती है हर साल। घसारा टू जो भी मिलकत है वो, ये डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली बेचारा दम तोड़ देगा अपना पीएनएल के अंदर जाके। पीएनएल डेप्रिसिएशन एंट्री खत्म। डेप्रिसिएशन टू एसेट, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू एसेट, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। हर साल एंट्री होगी। हर साल वैल्यू क्या होती जा रही? धीरे 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 कम होती जा रही है। हर साल आप वैल्यू को कम करे जा रहे हो, ठीक है। ये है प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। आओ समझाते हैं अब इसका रियल लॉजिक क्या होता है। ये एक्स कंपनी है, ये वाई छोड़ो, ठीक है, पीछे से आज लास्ट तुम। ये ए लड़का है, दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है? दिखाओ इसको जल्दी। अभी दिख रहा है? जब तक नहीं दिखेगा लेक्चर आगे नहीं बढ़ेगा। देखो 1 सेकंड में दिख जाता है। ये लड़का दिखा तुमको? ए लड़का, ये लड़का बी लड़का, ठीक है। ये लड़का ए लड़का, ये लड़का बी लड़का है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास इसका रिश्ता है, इसके पास 10 करोड़ रुपए, इसके पास गरीब आदमी 5 करोड़ है। इसके पास कितने करोड़ है? 10 करोड़। और इसके पास कितने हैं? 5 करोड़। किससे शादी करना है? पैसे वाइज अगर देखे तो 10 करोड़ है ना। सेम ए कंपनी है, बी कंपनी, इसके पास 10 करोड़ की एसेट है, इसके पास 20 करोड़ की एसेट है। कौन सी कंपनी को अच्छी लगेगी तुमको? 20 करोड़। बोले सर इसके पास 20 करोड़ की एसेट्स है, इसके पास 10 करोड़, गरीब आदमी है, इसके पास जाएंगे हम। तो यही होता है, इन्वेस्टर तो यही सोचता है। तुम्हारे सवाल का आगे का जवाब, 10 करोड़ है, 8 करोड़ की लायबिलिटी है, 5 करोड़ है, जीरो लायबिलिटी है। 10 करोड़ है, 8 करोड़ की लायबिलिटी है, चुकाना है। 5 करोड़ है, जीरो लायबिलिटी। अब किसके पास जाना है? अरे देखो एकदम से पार्टी बदल लेते हैं लड़कियां, मतलब 1 सेकंड, मतलब यहाँ पे 2 करोड़ पे नेट है ये, अरे 5 करोड़ पे उसने तुरंत धक्का लगा ली। काम का नहीं, ये अच्छा है। तो पहले तो तुमने ये बोला 10 करोड़ वाला अच्छा है सर, पहले नहीं पता थी ना सर, अब पता चल गया था, अब इसके पास जा रहे, ठीक है। अच्छा रियल लाइफ में ऐसे डिसीजन लोगे क्या? रियल लाइफ में ऐसे नहीं लोगे। कैसे लोगे? पैसा देख के? पैसा देख के नहीं लोगे डिसीजन, तो क्या क्या देख के लोगे? सो ये 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, यही जो तुम गलती कर रहे हो, इन्वेस्टर भी यही गलती करता है जब कंपनी के पोजीशंस को देखता है। और कंपनी जानबूझकर ऐसा शो करवाती है कि हमारे पास तो 20 करोड़ रुपए पड़े हैं। एक्स कंपनी की बैलेंस शीट, ये वाई कंपनी की बैलेंस शीट, ये रहा असेट, ये असेट, ये लायबिलिटी, ये लायबिलिटी। वाई कंपनी जानबूझ के अपने साइड में 20 करोड़ रुपए दिखाती है असेट, ये गरीब आदमी 10 करोड़ दिखा रहा है। गरीब आदमी 10 करोड़ दिखा रहा है, 20 करोड़। जनरल इन्वेस्टर क्या करता है? असेट का वैल्यू चेक करता है, बोले इसके पास 20 करोड़ की असेट्स है, ये कंपनी अच्छी होगी, इसमें पैसा डाल दो। अब
अबे 20 करोड़ तो उसने 10 साल पहले खरीदी थी, तब वैल्यू थी। डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा, तो डेप्रिसिएशन लग के आज मान लो 8 करोड़ है, और वो दिखा नहीं रहा, बड़ा होशियार चला के चतुर है। वो क्या करता है, सामने 12 करोड़ दिखाता है प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन के नाम से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन के नाम से सामने 12 करोड़ दिखा देगा। ये प्रोविजन कोई देखता ही नहीं है। लोग देखते क्या है, सिर्फ और सिर्फ असेट, लोग ये देखते ही नहीं है। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन कोई देखता ही नहीं है। इसका रियल औकात कितना है, 8 करोड़ नेट अगर देखें, और इसका रियल औकात कितना है, पूरा 10 करोड़। बेचारा हर साल क्या कर रहा था, माइनस कर करके नेट वो 10 दिखा रहा है। मतलब उसकी आफ्टर डेप्रिसिएटेड वैल्यू उसकी 10 करोड़ है, इसकी आफ्टर डेप्रिसिएटेड एवरीथिंग 8 करोड़ है। विच कंपनी इज बेटर नाउ, एक्स कंपनी बेटर है, लेकिन दुनिया वाई को ही चूज करेगी। बस ये उल्लू बनाने की जो तरकीब है, इसको कहते हैं प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसे कहते हैं उल्लू बनाने की निंजा टेक्निक, बना दिया उसने आप लोगों को। इन्वेस्टर और 90% कंपनी ये मेथड फॉलो करती है, एक रीजन की वजह से, क्योंकि इसमें एसेट्स की, उनके पास 20 करोड़ बोलो, उनके पास 20,000 करोड़ होते हैं, और सामने प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन में 5-5, 7-7 हजार करोड़ पड़े रहते। अब लॉजिक समझ आया क्यों करते हैं प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, ताकि एसेट्स इन्फ्लेटेड फिगर्स पे दिखती रहे लाइफ टाइम, क्योंकि जब तक बेचेंगे नहीं तब तक तो पड़ी है। समझे, ये गाड़ी 8 करोड़ 10 करोड़ की दिखाएगा, इधर दुनिया को बोलता फिरेगा देखो 10 करोड़ 10 करोड़, जबकि 3 साल बाद तो 4 करोड़ हो चुकी है। और दुनिया को क्या दिखाएगा, देखो मेरी बुक में 10 करोड़ है यार, क्या बात करो तुम। फैक्ट नहीं बताएगा कि सामने 6 करोड़ का प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन भी है। हेलो, ठीक है, दिस इज द डिटेल्ड कंसेप्ट बिहाइंड द रेगुलर कंसेप्ट एंड द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। Those who are very ईमानदार will use this, those who are not that much ईमानदार will use this. 90% you know, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद ये और आगे देता जाएगा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मैंने जो बताया था, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन्ड, इसके बाद ये यहाँ पे बना दिया। उसके बाद असेट डिस्पोजल एक और आता है, बस ये लास्ट कंसेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। और डेप्रिसिएशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है, पता है, तारीख। डेप्रिसिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जिसका नाम है तारीख। सनी देओल ने एक मूवी के अंदर कहा था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है तो सिर्फ तारीख, आंसर नहीं मिलता। उसने एक्चुअली, वो कॉमर्स का स्टूडेंट था, फ्रस्ट्रेटेड था, डेप्रिसिएशन का सम सॉल्व करके गया था कोर्ट के अंदर, जज साहब के ऊपर गुस्सा उतार दिया, साला इस तारीख को खरीदी, इस तारीख को दूसरी मशीन खरीदी, इस तारीख को तीसरी मशीन खरीदी, इस तारीख को पहली वाली मशीन बेच दी, इस तारीख को दूसरी वाली मशीन बेच दी, इस तारीख को चौथी वाली मशीन खरीद ली। बेचारा पगला गया, ये इतनी तारीख है, इसलिए उसने डायलॉग बना दिया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये रियल लॉजिक था, बताया तुम्हारे टीचर ने, ये सब ये लिखा हुआ था बुक के अंदर, बट बताया ही नहीं आज तक। तो इन शॉर्ट, आपको डेप्रिसिएशन में किस पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ तारीख। अगर आपने तारीख के ऊपर महारत हासिल कर ली, डेप्रिसिएशन एक झटके में होता है, कंसेप्ट सेम है। उसके लिए मैं एक लॉजिक सिखाऊंगा, प्लस वर्किंग नोट बनवाऊंगा, और उसके साथ आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो आज का जो बेसिक लेक्चर था डेप्रिसिएशन का, वो मैंने ऑलरेडी ओवर कर दिया है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही अगर आप एजे क्लासेस के साथ पढ़ना चाहते हैं, आदित्य झवर के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, और ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हमारा घर बैठे बैठे हमारा लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो। वेल, विद दिस आई वाइंड अप माई लेक्चर। उम्मीद करता हूं आप एकदम खुश होंगे, मजे कर रहे होंगे, और ठीक है, और एजे क्लासेस को फॉलो कर रहे होंगे। चलो टाटा बाय बाय।